आज की रीडिंग जो है उसमें हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है कि आप अगर किसी से प्यार करते हो या अफेयर अफेयर भी ले सकते हो। ठीक है कि आप अगर किसी से प्यार करते हो तो वो किस तरीके से रहने वाला है। देखो गाइज, ये टैरो रीडिंग का चैनल है तो मैं ना ज्यादातर मतलब कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा नहीं बोलती हूँ। बट अगर असल मायने में बोला जाए तो सच्चाई अगर जाननी होती है ना तो एस्ट्रोलॉजी में ही पता चलता है। ठीक है, और टैरो रीडिंग से उतना नहीं पता चलता है। टैरो रीडिंग्स जो होती हैं वो सिर्फ करंट अफेयर से, वो भी देखो ऑनलाइन जब रीडिंग कराया जाता है ना तो कभी मैच करता है कभी नहीं मैच करता है, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो आज मेरा मन किया गई और मुझे ऐसा लगा है कि आप लोगों को सच्चाई से अवगत होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को क्लियर करूंगी, मैरिज लाइफ को भी थोड़ा बहुत मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी क्योंकि मैरिज लाइफ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको मैं अलग से लेके आऊंगी। ठीक है, और सेकंड मैरिज का भी थोड़ा बहुत बताऊंगी। बट जान लो सेकंड मैरिज को D9 नौमांसा चार्ट से देखा जाता है। ठीक है ना, और नौमांसा चार्ट क्या होता है सारे लोगों को ऊपर से जाएगा कि होता क्या है। ये बर्थ चार्ट जो होता है ना इस तरीके का कुछ आपने देखा होगा पंडितों को बनाते हुए या एस्ट्रोलॉजर्स को बनाते हुए, ये सबका होता है ओवरऑल। ठीक है ना, तो इसी चक्र को अलग अलग 60 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें D1 जो होता है ये बर्थ चार्ट होता है, ऐसे ऐसे D60 तक आते हैं। D9 से सेकंड मैरिज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चलता है, मतलब आपकी हाफ बची हुई जिंदगी कैसी होगी वो सबका पता चलता है। ठीक है ना, तो वहां से एक्सप्लेन होता है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी D9 से जनरली देखा जाता है, बट D1 से भी बहुत कुछ पता चलता है। तो आज मैं पहले D1 को एक्सप्लेन करूंगी, फिर बाद में मैं D9 को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है गाइस तो कमेंट कीजिएगा, ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं आगे भी बनाऊंगी। वैसे मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, एक टैरो कार्ड रीडर होने से पहले गाइस मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ ये बात। ठीक है, तो कभी कभी देखो मेरा भी मन करता है गाइस किस तरह की वीडियो बनाओ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अफेयर्स कहाँ से देखा जाता है? 5th हाउस से देखा जाता है, 5वें नंबर घर से। ये बेसिकली होता है 5वां नंबर घर। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा सा चक्र बना देती हूँ, इसको चक्र बोलते हैं, सबका बनता है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई दे तो मैं थोड़ा बड़ा चक्र बना देती हूँ। ये सबका चार्ट बनता है, हर एक एक इंसान का चक्र होता है। 12 हाउसेस होते हैं, हर हाउस को अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं एस्ट्रोलॉजी का भी एक सीरीज स्टार्ट करूंगी, बट ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे सीरीज पड़े हुए आप लोग वहां भी देख सकते हो। बट मेन टॉपिक मैं सोच रही हूँ कि उठा के मैं आपको बताऊंगी। ये 5th हाउस होता है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका 5 नंबर हो, ये कुछ भी नंबर हो सकता है आपके चार्ट में। यहाँ 5 भी हो सकता है, 1 से लेके 12 नंबर के बीच में आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि 5 ही हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कौन कौन सा हाउस क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी। ये पहला नंबर घर है, ये लग्नेश बोला जाता है इसको। ये सेकंड हाउस है, यहाँ से फैमिली और पैसा देखा जाता है कि कितना आपके पास पूंजी होगी। ये थर्ड हाउस है, यहाँ से आपका स्ट्रगल, मतलब कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितने लेबोरियस हो, आपका छोटा भाई बहन, ये सब देखा जाता है। उसके बाद यहाँ से 4th हाउस है, आपका घर, भूमि, मकान, गाड़ी, ये सब देखा जाता है, कितना सुख होगा ये देखा जाता है। 5th हाउस आपका एजुकेशन का होता है, आपके प्यार मोहब्बत का होता है। इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर कोई होता है या यूट्यूबर कुछ भी, तो उसका यहाँ से देखा जाता है। 6th हाउस बेसिकली कंपटीशन का होता है, और यहाँ से गवर्नमेंट जॉब भी देखते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ से कोर्ट मुकदमा, मतलब केस मुकदमा जो होता है वो, लोन्स वगैरह जो भी होते हैं, कोई बड़ी बीमारी, ये सारी चीजें यहाँ से देखी जाती है। 7th हाउस बेसिकली होता है पति या पत्नी का घर। 8th हाउस होता है सेक्सुअल लाइफ, आपका सेक्सुअल यहाँ से देखा जाता है। कोई किसी तरह की कोई सेक्सुअल बीमारी हो या फिर छुपा हुआ रिश्ता, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहाँ से देखा जाता है 8वें नंबर घर से। ठीक है, उसके बाद ये गड़ा हुआ धन भी इसको बोलते हैं, जान लो आप। यहाँ से गड़ा हुआ धन भी देखते हैं। ये एक मतलब ये ना ससुराल का घर भी इसको बोलते हैं। ये आपका भाग्य का घर हो गया, पिता का भी लाता है लेकिन इसको मैं भाग्य का ज्यादा मानती हूँ। विदेश यात्रा भी यहाँ से देखा जाता है। ये 10वां नंबर आपकी नौकरी या जो भी आप काम करते हो वो देखा जाता है, पिता का घर भी इसको बोलते हैं। 11 नंबर ये आप कितनी पूंजी कमाओगे वो चीजें यहाँ से देखी जाती है, और ये बड़े भाई बहन का भी घर है। उसके बाद यहाँ ये हैगा 12th हाउस। 12th हाउस से मोक्ष का घर है बेसिकली ये। ठीक है, इसको मोक्ष का घर बोलते हैं, एट द सेम टाइम विदेश का भी घर बोलते हैं। यहाँ से एक्सपेंसेस भी देखा जाता है, कितने हाई लेवल का एक्सपेंसेस आप
कर सकते हो और कहाँ खर्च कर सकते हो। ठीक है, अब ये ओवरऑल मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल बता दिया। यहां से अब मैं आपका ये 5th हाउस और 8th हाउस पकड़ती हूँ। ठीक है, अब यहां से देखो, बहुत ध्यान से समझना आप। ठीक है, जरूरी नहीं है आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, अपॉइंटमेंट लो और बात करो, जब बिल्कुल ना समझ में आए तब आओ। हाँ, ये 5th हाउस में अगर आपके 5th हाउस में राहु केतु, राहु और केतु हो, ठीक, राहु और केतु हो, ऐसे इंसान को लाइफ में धोखा, फरेब जरूर होता है, मिलता है, या दोनों है तो भी। ठीक है, मंगल अगर बैठा है तो आपका किसी के साथ अगर अफेयर होगा तो ये पूरा नहीं होने देगा। मंगल बेसिकली पूरा नहीं होने देता है, किसी काम को पूरा नहीं होने देता है। ठीक है ना, राहु केतु अगर बैठ जाता है इस घर में, देखो एजुकेशन का भी हाउस बोलते हैं इसको, तो बचपन में पढ़ाई लिखाई बड़ा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, मन नहीं लगता या कई कारणों से पढ़ाई छूट जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चा होने में प्रॉब्लम होता है, सी सेक्शन होता है और बच्चा होने में भी दिक्कत दिलाता है, अबॉर्शंस भी के भी चांसेस होते हैं। बट राहु केतु की वजह से यहाँ पे एक इंसान के 2-3 अफेयर्स, 10 अफेयर्स भी हो सकते हैं राहु केतु की वजह से, लेकिन वो भी प्यार में सक्सेस नहीं मिलता है। अब अब आप बोलोगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का क्या सीन है? 8th हाउस देख रहे हो ना, 8th हाउस का लॉर्ड और ये 5th हाउस का लॉर्ड, मतलब मालिक, ये दोनों जब एक साथ बैठ जाते हैं तो वहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बन जाता है। ठीक है, कहीं पे भी बैठ जाएंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। स्पेशली 8th हाउस में अगर केतु, राहु, ठीक है, शुक्र जैसा प्लैनेट अगर बैठ जाए, केतु, राहु और शुक्र जैसा प्लैनेट बैठ जाए, तब उस इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आंख बंद करके बोला जा सकता है कि है, और ऐसे इंसान को सक्सेस भी मिलता है। शुक्र जैसा प्लैनेट अगर यहां बैठ जाए तो ऐसे इंसान को बहुत सक्सेस मिलता है। थोड़े अप्स एंड डाउन्स राहु केतु की वजह से आते हैं, बट सिर्फ अगर अकेला शुक्र बैठा है तो ऐसे इंसान का जिंदगी भर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, बहुत सक्सेसफुल होता है। शुक्र अगर 12th हाउस में बैठे, इसको थोड़ा सा सैया सुख भी बोलते हैं। सैया सुख का मतलब होता है कि पति पत्नी का बेडरूम वाला घर या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बेडरूम वाला घर, इसको 12th हाउस को ये भी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे शुक्र बैठ जाए, शुक्र जैसा प्लैनेट बैठ जाए, समझ रहे हो आप इस चीज को, तो बड़ा ही अच्छा होता है। मतलब कि ये पति पत्नी के संबंध को तो अच्छा करता ही करता है, लेकिन यहाँ पे ना पति पत्नी का अच्छा हो या ना हो, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में सेक्सुअल रिलेशनशिप को दर्शाता है। यहाँ पे भी शुक्र दर्शाता है, यहाँ पे भी शुक्र दर्शाता है। ठीक है, ये दोनों चीज जगहों पे दर्शाता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं एक और बात देख रही हूं कि अगर मान के चलो ये 12th लॉर्ड अगर 1st हाउस में आ जाए तो भी ऐसे लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। ठीक है, और अच्छा जाता है। लेकिन अब आप लोग जो कभी कभी डिस्टर्ब रहते हो, अरे मेरा बॉयफ्रेंड कॉल ही नहीं करता है, अरे वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? जब जब आपका केतु की महादशा या केतु की अंतरदशा या राहु की अंतरदशा आएगी, तब तब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को टॉर्चर करके जाता है। एक और बात, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अपनी कुंडली का नॉलेज है गाइस, अगर नहीं है तो पता जरूर करवा लेना। केतु की अगर महादशा या अंतरदशा चल रही है और उसमें अगर आपका अफेयर स्टार्ट हुआ, समझ लो कि वो आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ना के बराबर। और अगर चलता भी है तो बिल्कुल वो वाला हालत होता है ना, जैसे पानी में से मछली को निकाल देते हैं बाहर और मछली तड़पती रहती है, बिल्कुल वो वाला हालत होता है कि आप किसी के लिए परेशान होते रहोगे, वो इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। D9 नवमांशा चार्ट जो होता है, वहां पे हम लोग देखते हैं, अगर 5th हाउस का लॉर्ड आपके लग्न में जाके बैठता है ना, या ये 5th हाउस का लॉर्ड लग्न में जाके बैठे, मान लीजिए ये 5 नंबर है, 5 नंबर का मतलब हो गया सूर्य। सूर्य अगर यहाँ पे आगे बैठ गया, यहाँ पे शुक्र मंगल बुध कुछ भी हो सकता है, तो भी ऐसे इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और तगड़ा अफेयर होता है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल होता है, मतलब उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यही 5th लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाके बैठ जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो होगा ही होगा, लेकिन वहां बड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता है, बॉयफ्रेंड बड़ा टॉर्चर करता है या हस्बैंड ये गर्लफ्रेंड बड़ा टॉर्चर करती है, गैप आता है, 2-2 6-6 महीने का गैप आता है, ऐसे होता है। चलो अब मैरिज लाइफ का थोड़ा मैं बता देती हूँ। 7th हाउस से मैरिज देखते हैं। अगर ये 7th लॉर्ड, जैसे यहाँ पे 7 नंबर, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 7 नंबर का मतलब होता है शुक्र। शुक्र अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए, ये 6ठा घर हो गया, ये 8वां घर हो गया, ये 12वां घर हो गया, 6, 8, 12 में अगर बैठ जाए तो उसकी मैरिज लाइफ बड़ी सत्यानाश हो जाता है। मैरिज लाइफ का मतलब इतना ही समझो आप। 6ठा घर में बैठ गया तो केस मुकदमा, कोर्ट कचहरी, मार पिटाई, बीमारी सब होता है। और 8वें घर में बैठ गया तो इन लॉज का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है।
यहाँ बैठ गया तो हस्बैंड से दूरियां रहती हैं ज्यादातर, ठीक है। अगर 7th हाउस में मंगल और सूर्य या राहु केतु जैसा प्लैनेट बैठ गया तो वो डिवोर्स कराता है या झगड़े लड़ाइयां कराता है। अगर ये 7th लॉर्ड 2nd हाउस में जाके बैठता है यहाँ पे, तो ऐसे इंसान के हस्बैंड की आयु कम होती है या वाइफ की आयु कम होती है, मतलब आयु संकट होता है, ऐसे होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं गाइस, मैं आपको बताना चाहती थी। और अगर बहुत ज्यादा अगर आपको D9 नौमांशा चार्ट का D9 नौमांशा चार्ट को एक्सप्लेन करना होगा, अगर मतलब डिटेल में अगर आपको चाहिए, देखो ये भी जो मैं बताई हूँ उतना मतलब कि उतना लॉन्ग में नहीं बताई हूँ, क्योंकि हर मतलब मान के चलो आपका यहाँ 1 नंबर नहीं है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, तो हर राशि वालों का ना अलग अलग सिचुएशन होता है, बहुत कुछ मिलाना पड़ता है तब होता है। ये तो मैं एक बेसिक चीजें बताई हूँ। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए होगा तो आप जरूर मेरे पास कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन D9 नौमांशा चार्ट को मैं अलग से किसी दिन एक्सप्लेन जरूर करूंगी, उसके बाद एक एक करके मैं बताऊंगी, ठीक है। बाकी अब एक रेमेडीज आप जान लो, मैं रेमेडीज बताना चाहती हूँ। अगर आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, और वो चीजें जम नहीं पा रही हैं, बन नहीं पा रही हैं बात, और बार बार झगड़े हो रहे हैं, अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आप ना शुक्र से ही देखो प्यार देखा जाता है, ठीक है। शुक्रवार के दिन आप थोड़ा पूजा पाठ करो, स्नान करो, ठीक है, सूर्य देव को जल दो, और थोड़ा सा लाइट पिंक कलर के कपड़े पहनो, ठीक है। अंडरगारमेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा साफ सुथरा पहनो, सुंदर रहने की कोशिश करो। अगर नाइट ड्रेसेस अलग अलग नाइटी या कुछ भी अलग अलग कलर के होने चाहिए, ब्राइट कलर्स पहनो आप, डार्क कलर जितना कम हो सके, ब्लैक कलर उतना कम पहनो। नॉनवेज नहीं खाना है फ्राइडे के दिन, ये सब थोड़ा सा आपको ना ध्यान देना पड़ेगा ये सारी चीजों में। इससे क्या होता है, शुक्र स्ट्रांग होगा, और जब शुक्र स्ट्रांग होगा तो आपका प्यार वाला मैटर एकदम सही रहेगा। अभी तो आज मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बताया है, बोलोगे तो मैं मैरिज के बारे में बता दूंगी। बेसिकली इस तरह की वीडियोस में थोड़ा कम बनाती हूँ, क्योंकि ये जो चैनल है वो टैरो कार्ड का है, और आप लोग डिमांड भी उतना ज्यादा नहीं करते हो। डिमांड करोगे तो मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर दूंगी। एस्ट्रोलॉजी में गाइज मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मेरी आत्मा जुड़ी हुई है एस्ट्रोलॉजी से। मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, आप समझ सकते हो इस चीज को, बट फिर भी मैं ये काम कर रही हूँ। क्यों? पैसे की कोई बात नहीं है गाइज, पैसे तो देखो कहीं से भी कमाया जा सकता है, लेकिन मेरी आत्मा जुड़ी हुई है इस काम से, तो मैं करूंगी, छोड़ूंगी नहीं, चाहे मेरे पास 5 मिनट का समय हो या 10 मिनट का समय हो, ठीक है। एक लंबी रीडिंग कल हो सके तो मैं करूंगी, ट्राई करूंगी कि मैं दोपहर में ही अपलोड करूं, ठीक है। बाकी अगर बदनामी का डर है, मान के चलो कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरी बदनामी हो जाएगी, तो सूर्य देव को जल दो, सूर्य देव की जितनी ज्यादा हो सके पूजा करो। तभी सूर्य देव ही बदनामी कराते हैं और सूर्य देव ही बदनामी से बचाते हैं, तो सूर्य देव की उपासना आपको एनी हाउ करनी होगी, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज टैरो रीडिंग नहीं आया है, लेकिन कल जरूर आएगा, और एक लंबी रीडिंग मैं करूंगी, ठीक है। आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम गाइस कम था, मैं क्या करूं, मेरी जॉब चेंज हो चुकी है, तो मैं भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती हूँ। पहले मैं गवर्नमेंट टीचर थी, अब मैं दूसरे पोस्ट पे जा चुकी हूँ, तो मैं बताऊंगी नहीं कि कौन सा पोस्ट था, लेकिन आप लोगों की दया से काफी अच्छा है। मैं पहले मैं बोल सकती हूँ कि पहले मैं गवर्नमेंट टीचर थी। मैं थोड़ा सा बताना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आ रहा था कि आप 1.5 महीने से गायब थे और बताया नहीं अपने बारे में कुछ भी। क्योंकि पहले मैं गवर्नमेंट टीचर थी, ठीक है ना। अब मैं मान के चलो मैं ऑफिसर हूँ, ऑफिसर रैंक पे हूँ मैं। बीपीएससी का मैंने एग्जाम दिया था, बीपीएससी टीचर वाला नहीं, बीपीएससी आयोग का, ठीक है। तो भगवान की दया से 11 दिसंबर को ज्वाइनिंग हुई है मेरी। तो अब नया नया नौकरी है, तो थोड़ा टाइम भी कम मिलता है, समझ सकते हो इस चीज को आप। इस वजह से थोड़ा सा मैं कम समय दे रही हूँ, अपॉइंटमेंट दे रही हूँ, लेकिन मैं कम थोड़ा अपॉइंटमेंट दे रही हूँ। बट फिर भी अगर आपको जरूरत हो तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हो, लिंक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बट हाँ, हिम्मत हो तभी मेरे पास आना, क्योंकि जो भी मैं बताती हूँ बिल्कुल ठोक बजा के एकदम सच बताती हूँ। वो झूठी बातें मेरे सामने नहीं चलती हैं, कड़वा सच में बोल देती हूँ, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।